हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फंक्शनल एनालिसिस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये डिपेंड होंगे नॉर्म स्पेस या इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर। इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो नेट या सेट एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं या उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। इसके साथ ही आपकी फंक्शनल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्किल भी डेवलप होगी और थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल भी नॉलेज मिलेगा। ये फंक्शनल एनालिसिस पर 4th वीडियो है। जो 3 वीडियो थे उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको फंक्शनल एनालिसिस समझने में हेल्प करेगा। हम शुरू करते हैं इस वीडियो का। फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और x y कोई भी दो एलिमेंट है x के। साथ में दिया हुआ है नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 3 और नॉर्म ऑफ y इक्वल टू 2 और नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 1। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। ऑब्वियसली आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है और इसके लिए हम कौन सा रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो था उसके लास्ट क्वेश्चन में हम पैरेललोग्राम आइडेंटिटी को डिस्कस किए थे। उसी की हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पैरेललोग्राम आइडेंटिटी किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में होल्ड करता है और वो क्या होता है कि x प्लस वाई का जो नॉर्म का स्क्वायर है प्लस x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x स्क्वायर और प्लस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम आइडेंटिटी या पैरेललोग्राम रूल। अब यहाँ से हमें ये 3 वैल्यू दी हैं ऑलरेडी, इसलिए हम चौथी वैल्यू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x यानी कि 3 स्क्वायर और प्लस नॉर्म ऑफ y यानी कि 2 स्क्वायर और ये प्लस है यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और नॉर्म ऑफ x माइनस वाई 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर ये इतना हो जाएगा और 2 टाइम्स 9 प्लस 4 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 13 और 13 इंटू 2 26 माइनस 1 यानी कि 25 और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5। नॉर्म हमेशा पॉजिटिव रहता है या नॉन निगेटिव रहता है, इसलिए हम -5 कंसीडर नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन 62 है इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और इसको आपको समझना चाहिए। ये कभी भी या इस टाइप के प्रॉब्लम कभी भी नेट या सेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। स्पेशली नेट के पार्ट बी में ये या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ पहले देखते हैं। दिया हुआ है कि x कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और x y दो एलिमेंट है और साथ में नॉर्म ऑफ x प्लस वाई यहाँ पर दिया हुआ है और नॉर्म ऑफ x माइनस वाई दिया है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई दिया है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई दिया है, तो आपका माइंड में ये क्लिक कर सकता है कि हम पैरेललोग्राम आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट पैरेललोग्राम आइडेंटिटी यूज़ होगा लेकिन सिर्फ उतने से ही हमारा काम नहीं बनने वाला है। हमें एक बेसिक रिज़ल्ट कि कैसे इनर प्रोडक्ट में कैसे नॉर्म इंड्यूस्ड होता है, नॉर्म कैसे डिफाइन होता है, वहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x। किसी भी इनर प्रोडक्ट में हम नॉर्म ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए हमें मिलेगा नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विथ इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई। और इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से x को x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट होगा
इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x हो जाएगा, प्लस फिर x का y के साथ में होगा तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y हो जाएगा। अगेन y का x के साथ में होगा इनर प्रोडक्ट, प्लस साइन के साथ इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x, और फिर फाइनली y का y के साथ में होगा तो इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y। और यहाँ पर डेफिनेशन से ये नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा और ये नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो नोटिस करने वाली है, यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y पूछ रहा है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी क्या हैं, रियल हैं। तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं या तो इनर प्रोडक्ट रियल नंबर है, रियल इनर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्पेस है, यानी फील्ड जो अंडरलाइंग फील्ड है वो या तो रियल फील्ड है, और या तो ये जो इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y ये एक्चुअली प्योरली रियल है, तभी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ हम जो निकाल सकते हैं वो है इसका जो ये क्वांटिटी है उसका रियल पार्ट निकाल सकते हैं। अगर ये रियल होगा तब तो इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, और अदरवाइज़ इन जनरल इस ये जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई है इसका सिर्फ हम रियल पार्ट निकाल सकते हैं जो भी हमें यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं उसकी हेल्प से। देखिए कैसे, एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, और प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विथ एक्स। अब हमें नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई तो अलग अलग दिया नहीं है, तो अब यहाँ पर हम पैरेललोग्राम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और एक और रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि चूँकि जो इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स है ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर ये वैल्यू रियल है या रियल इनर प्रोडक्ट है तब तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अदरवाइज़ ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि ये जो रियल इनर प्रोडक्ट है तो उस केस में ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये नहीं मान रहे हैं तो उस केस में हमें सिर्फ इन दोनों का जब सम करेंगे, इन दोनों का जब सम करेंगे तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, इसके बराबर आएगा। जो मैं कह रहा था कि सिर्फ हम रियल पार्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई ये अगर रियल नंबर है तो उस केस में इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो उस केस में यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर नोटिस करने वाला है कि ये या तो हम ये मान रहे हैं कि ये दिया हुआ है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है वो रियल फील्ड के ऊपर है, और या तो फिर ये जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई ये एक रियल नंबर है, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम अगर वैल्यू यूज़ करें पैरेललोग्राम आइडेंटिटी से तो ये बराबर हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। हम ये फैक्ट यूज़ कर रहे हैं कि ये रियल इनर प्रोडक्ट है, तो जो वाई एक्स है, वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर सारी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो जस्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ये 6 है यानी 6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। यहाँ से इक्वल हो जाएगा 100 इक्वल टू 136/2 और प्लस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई, और ये कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा 200
माइनस 136 इक्वल टू 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y। सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ से जब 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये मिलेगा हमें 64 इक्वल टू 4 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, और ये इम्प्लाई कर देगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 64/4 यानी कि 16। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जस्ट ऑर्थोगोनल सेट की ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की डेफिनेशन पर डिपेंड कर रहा है। 2 वेक्टर्स x एंड y इन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और यही एक प्रॉपर्टी है जो इनर प्रोडक्ट को स्पेशल बनाती है नॉर्म स्पेस से, कि हम इनर प्रोडक्ट में 2 वेक्टर का एंगल डिफाइन कर सकते हैं और ऑर्थोगोनलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से इनर प्रोडक्ट में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं इन कंपेयर टू नॉर्म स्पेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस कुछ भी नहीं है, इनर प्रोडक्ट ही है, लेकिन वो जो इंड्यूस्ड नॉर्म स्पेस है और उससे फिर इंड्यूस्ड जो मीट्रिक है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो कंप्लीट है तो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट को बोलते हैं हम हिल्बर्ट स्पेस। तो यहाँ पर मैं 2 रिज़ल्ट मेंशन करूँगा कि पहले तो ये जो LP और लिटिल LP, यहाँ पर P बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी, यानी कि P की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो LP और लिटिल LP दोनों स्पेस में जो ये हिल्बर्ट स्पेस बनाते हैं और नॉर्म्ड स्पेस, इनफैक्ट बना के स्पेस फॉर ऑल P ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू infinity, but Hilbert space if and only if P equal to 2 हो। अगर P equal to 2 है तो उस केस में लिटिल LP और बिग LP दोनों, यानी कि L2 स्पेस ही सिर्फ हिल्बर्ट स्पेस होता है, उसी में हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, और वो जो इंड्यूस्ड नॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में वो कंप्लीट होगा, और इसके अलावा किसी भी P के लिए वो कभी इनर प्रोडक्ट स्पेस ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इस रिज़ल्ट से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। इनफैक्ट L3 तो कभी इनर प्रोडक्ट ही नहीं है, तो L3 तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। CAB कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस मैपिंग इन क्लोज इंटरवल AB, ये एक्चुअली इसमें जो स्टैंडर्ड होता है नॉर्म वो तो सुप नॉर्म होता है, लेकिन हम इसमें एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। F और G का इनर प्रोडक्ट ये किसके बराबर है, इंटीग्रल फ्रॉम A टू B और F इंटू G बार और इसकी होल पावर 1/2। तो ये यहाँ पर एक इनर प्रोडक्ट तो डिफाइन करेगा, लेकिन इस इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये CAB कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगर सिर्फ ये कहता है कि कौन सा इनर प्रोडक्ट है, कौन सा स्पेस इनर प्रोडक्ट है, तो हमारा ऑप्शन A और C दोनों हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस पूछ रहा है, यानी कि कंप्लीट इनर प्रोडक्ट है, तो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट CAB नहीं है, जस्ट वो इनर प्रोडक्ट है, वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं है, क्योंकि ये इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में, इससे जो इंड्यूस्ड नॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में ये कंप्लीट नहीं है। इनफैक्ट तो इसका कंप्लीशन है, अगर हम CAB का क्लोज़र लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये L2AB के बराबर हो जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्वायर इंटीग्रेबल मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ x इज़ ऑर्थोगोनल टू y, तो उस केस में क्या होगा। तो ये एक्चुअली जनरलाइज्ड पाइथागोरस थ्योरम इससे हम निकाल सकते हैं। वो क्या है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर x और y 2 वेक्टर हैं, दोनों ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा
ये जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विद x प्लस वाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y, और प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y। अब चूँकि जो x है वो ऑर्थोगोनल है y के, इसलिए जो इनर प्रोडक्ट है x y ये 0 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद x के बराबर हो जाएगा। तो ये दो टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। तो अगर ये x और y दो वेक्टर हैं, ऑर्थोगोनल है, तो उस केस में क्या होल्ड करेगा, ऑप्शन सी होल्ड करेगा, और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्वार्ज इनइक्वलिटी है। स्वार्ज इनइक्वलिटी क्या होती है, ये बहुत ही क्लासिकल इनइक्वलिटी है, और इसी की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी इनर प्रोडक्ट एक्चुअली नॉर्म स्पेस है। और ये क्या कहता है कि अगर हम दो वेक्टर हैं उनका इनर प्रोडक्ट निकालें और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लें, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y के बराबर या उससे छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इनफैक्ट यहाँ पर हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वलिटी होल्ड करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ x और y क्या हों, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हों, तब ये इनइक्वलिटी इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी, अदरवाइज़ ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी रहेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस x विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन जनरल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी में क्या दिया है, जनरलाइज्ड पाइथागोरस रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अभी हमने प्रूफ किया कि x और y अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, तो उस केस में नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर ये नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इन जनरल ये होल्ड नहीं करता है, यानी कि कोई भी दो वेक्टर लें तो उसका नॉर्म का स्क्वायर हमेशा उन दोनों के अलग अलग नॉर्म के स्क्वायर के सम के बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए यही कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, और यही हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं एज ए स्टेटमेंट। अगर xn कन्वर्स कर रहा है x को, yn कन्वर्स कर रहा है y को, तो जो xn और yn है इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे, और इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमें क्या सीक्वेंस देगा, एक रियल सीक्वेंस देगा जो कि ये कन्वर्स करेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई में। और ये भी बताता है कि इनर प्रोडक्ट एक्चुअली दोनों वेरिएबल में, फर्स्ट आर्गूमेंट में और सेकेंड कोऑर्डिनेट में, दोनों के रिस्पेक्ट में एक्चुअली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो एज ए स्टेटमेंट ये ट्रू है। सेकेंड स्वार्ज इनइक्वलिटी है, तो ये भी ट्रू है। और ये थर्ड पैरेललोग्राम आइडेंटिटी है, तो ये भी ट्रू है। सिर्फ हमारा ऑप्शन डी जो फॉल्स स्टेटमेंट है, और हमें यहाँ पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना था, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जस्ट इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। यहाँ पर x इनर प्रोडक्ट है और स्मॉल x कोई भी एक वेक्टर है, और अल्फ़ा कोई स्केलर है यानी फील्ड का एलिमेंट है। तो जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ये हमें देखना है। तो बाय डेफिनीशन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा x का इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा x के साथ में। और ये कितना हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट आर्गूमेंट से कोई स्केलर बाहर निकालते हैं तो वो एज इट इज़ आता है बाहर, और अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट से बाहर निकालते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आता है, और रिमेनिंग क्या बचेगा, x का इनर प्रोडक्ट विद x के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा बार, ये अल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये नॉर्म ऑफ x के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। T को इनर प्रोडक्ट स्पेस x से एक अनटू इनर प्रोडक्ट स्पेस x टिल्ड, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सफिक्स में 1 लगा दिया है, ताकि दोनों स्पेस का जो इनर प्रोडक्ट है वो डिफरेंट आपको समझ में आए।
ओवर द सेम फील्ड इज बाइजेक्टिव लीनियर मैप, ये बाइजेक्टिव लीनियर मैप होगी टी एक्स फ्रॉम एक्स टिल्ड सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई, एक्चुअली ये क्या है आइसोमॉर्फिज्म, ये 3 कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, टी को बाइजेक्टिव होना चाहिए, टी इज़ बाइजेक्टिव, और दूसरा है टी मस्ट बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैप होना चाहिए, और थर्ड ये डिस्टेंस प्रिजर्विंग होना चाहिए, यानी कि अगर ये 2 वेक्टर हैं x और y तो इनका जो इनर प्रोडक्ट है एक्स वाई वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके इमेजेस यानी टी एक्स और टी वाई, जब इसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, ये इसकी इमेज हो गई x और y की, तो इसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा, x टिल्ड के जो इनर प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में, यानी टी एक्स और टी वाई का इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोडोमेन का इनर प्रोडक्ट, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो हम कहते हैं कि जो टी है वो एक्चुअली आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम वन वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस टू अनदर वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसलिए ऑब्वियसली जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नोटिस करने वाली बस बात ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर एक्स वाई 2 एलिमेंट है x के और इनर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है x टिल्ड का, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ये नहीं करेक्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी टी एक्स एलिमेंट हो गया x टिल्ड का और y एलिमेंट हो गया x का, और इनर प्रोडक्ट यहाँ पर जो कोडोमेन है उसका ले रहा है, तो एक डोमेन का एलिमेंट है और एक कोडोमेन का एलिमेंट है, तो हम ये इन दोनों के बीच में इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा, यहाँ पर ये डोमेन का एलिमेंट है, ये कोडोमेन का एलिमेंट है, और इनर प्रोडक्ट हम कोडोमेन का यूज़ कर रहे हैं जो कि अनडिफाइंड है। ये तभी डिफाइंड है जब दोनों वेक्टर यहाँ पर किसके होते हैं, कोडोमेन के होते हैं, जबकि यहाँ पर x कहाँ का एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, तो हम कोडोमेन का इनर प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इनफैक्ट ये डिफाइन ही नहीं होंगे, तो ये अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि m यहाँ पर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस h का, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। यहाँ पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हम ट्रू स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं और उसी को करेक्ट ऑप्शन बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट ट्रू या फॉल्स अगर कहीं पर है तो उसको वेरी केयरफुली आपको हैंडल करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रू जो स्टेटमेंट है उसी को करेक्ट करके चले आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो दिया है कि m सिर्फ सब स्पेस है, ओके, इवन m अगर सब स्पेस भी नहीं होता तब भी जो इसका आर्थोगोनल कम्प्लीमेंट है, m आर्थोगोनल कम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑफ m, तो ये हमेशा आर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट m इज़ ऑलवेज अ सब स्पेस, तो ये सब स्पेस तो हमेशा रहेगा, ये चाहे m सब स्पेस होता या इवन ये कोई सेट भी होता तब भी इसका आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक सब स्पेस रहेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट ये ट्रू है। अगेन जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है कि कोई भी m हो, कोई भी सेट हो या कोई भी सब स्पेस हो, वो हमेशा कंटेन होगा डबल आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m में। इनफैक्ट ये इक्वलिटी होल्ड करती है इफ़ एंड ओनली इफ m इक्वल टू m डबल आर्थोगोनल कम्प्लीमेंट, इफ़ एंड ओनली इफ m क्या हो जाए, क्लोज्ड सेट हो जाए, क्लोज्ड सब स्पेस हो जाए, सब स्पेस हो जाए। तो यहाँ पर m को क्लोज्ड नहीं दिया है, m जस्ट सब स्पेस दिया है, तो इन जनरल ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, इसलिए ऑप्शन ये जो डी है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और एक चीज़ और भी है कि जो m है और उसका जो आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर ही कॉमन हो सकता है, ठीक है। अगर ये सेट होता तब ज़रूरी नहीं है कि उस केस में 0 भी कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पर सब स्पेस है, m सब स्पेस है और m कॉम्प्लीमेंट भी, आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी ये सब स्पेस है, तो इसमें ये एम्प्टी नहीं हो सकते, डिजॉइंट नहीं हो सकता है, इसमें 0 वेक्टर तो दोनों में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये 0 क्या है, रिलेटिव आइडेंटिटी है, तो m में भी रहेगी, आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m में भी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी में जो स्टेटमेंट दिया है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगेन मैंने जो भी बताया कि अगर M क्लोज्ड सब स्पेस है तो उस केस में इक्वलिटी हो जाती है M क्लोज सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H का, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो यहाँ पर हमें फिर से अगेन फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये M क्लोज्ड सब स्पेस है, इसलिए M इक्वल टू डबल ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट ऑफ M ये हो जाएगा, तो ये एज ए स्टेटमेंट ट्रू है। अगेन कह रहा है कि M इज़ कंप्लीट, चूँकि ये क्लोज्ड सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, इसलिए ये भी कंप्लीट हो जाएगा और स्टेटमेंट ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर कह रहा है कि स्पान ऑफ M इज़ डेंस इन H। तो चूँकि यहाँ पर M क्या है, सब स्पेस है, और सब स्पेस है तो इसका स्पान लेंगे, किसी भी सब स्पेस का स्पान लेते हैं तो वही सेम स्पेस आता है, और चूँकि M यहाँ पर क्लोज्ड है तो इसका क्लोज़र लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, M के बराबर आ जाएगा, और ये H के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये डेंस नहीं होगा H में, इसलिए यही जो स्टेटमेंट है C ये फॉल्स हो जाएगा। और M ये बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट है कि किसी भी हिल्बर्ट स्पेस को हम, अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सब स्पेस दिया हुआ है तो हम उसको H को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिज़ल्ट है, और इस पर्टिकुलर रिज़ल्ट की हेल्प से हम बहुत सारे दूसरे रिज़ल्ट भी प्रूव कर सकते हैं जो सिर्फ हिल्बर्ट स्पेस के केस में ट्रू होंगे। इसलिए हमारा जो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि अ सबसेट M ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस H इज़ टोटल इफ़ एंड ओनली इफ़ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो टोटल जो सबसेट है हम बोलेंगे कि जो M है, M इज़ टोटल सबसेट ऑफ H इफ़ एंड ओनली इफ़ स्पान ऑफ M का जो क्लोज़र है वो किसके बराबर हो जाए, H के बराबर हो जाए। यानी कि जो M का स्पानिंग सेट है वो डेंस हो जाए उस हिल्बर्ट स्पेस में, और ये इक्विवेलेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ जो M का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल टू हो जाए जस्ट ट्रिवियल सब स्पेस के, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी क्लोज्ड बॉल इन नॉर्म स्पेस इज कन्वेक्स। तो ये नॉर्म स्पेस की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कोई भी बॉल लें चाहे ओपन हो या क्लोज्ड हो वो नॉर्म स्पेस में हमेशा कन्वेक्स होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और हमें ट्रू स्टेटमेंट ही ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड है सब स्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस इज़ नॉट कन्वेक्स। कोई भी सब स्पेस होगा किसी भी इवन वेक्टर स्पेस का तो हमेशा कन्वेक्स होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगा। यूनियन ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज़ कन्वेक्स, ये ज़रूरी नहीं है। सिंपली अगर हम ये दो बॉल ले लें, ये दो बॉल हैं और ये दूसरी बॉल है और ये डिसजॉइंट बॉल है, ठीक है, लेकिन इनका यूनियन हमारा कन्वेक्स नहीं होगा। लेकिन ये दोनों बॉल क्या हैं, ये कन्वेक्स हैं, लेकिन इनका यूनियन क्या होगा, कन्वेक्स नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये कम्प्लीटली इनके यूनियन में लाई नहीं करेगा। इसलिए यूनियन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स नीड नॉट बी कन्वेक्स, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज़ नॉट कन्वेक्स, जबकि इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज़ ऑलवेज कन्वेक्स सेट होता है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये एक्चुअली प्रोजेक्शन मैप की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। वाई कोई भी एनी क्लोज्ड सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, और पी एच से वाई में एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है एच का ऑनटू वाई में, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम में हमें अगेन फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, और P अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो P आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर हो जाता है, यानी कि P स्क्वायर एक्चुअली P के बराबर हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। P इज़ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, P ऑब्वियसली ये लीनियर होगा और इनफैक्ट ये बाउंडेड होगा, और इसका जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू
1 होगा। तो एज अ रिज़ल्ट ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि P इज़ लीनियर बट नॉट बाउंडेड, जबकि ये बाउंडेड होता है और इसका जो नॉर्म होता है ऑपरेटर नॉर्म वो लेस दैन इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और जो नलिटी है P की, जो कि P लीनियर मैप है, तो जो इसकी नल स्पेस है वो जस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ Y। तो ये भी स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है, इसलिए हमारी राइट चॉइस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि लेट M बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन इनर प्रोडक्ट स्पेस X, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अगेन यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। हाँ, यहाँ पर जो दिया है M, वो कह रहा है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट की दो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे, M इज़ ऑर्थोनॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो जाए, X बिलोंग कर रहा है M में, तो इसका मतलब है कि जो इसका नॉर्म है वो यूनिट नॉर्म के सारे वेक्टर हों। और दूसरा कि अगर X और Y कोई भी दो एलिमेंट हो M में, तो ये इम्प्लाई करें कि और ये दोनों X और Y इक्वल नहीं है और X Y दोनों M के एलिमेंट है, तो X और Y का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो, 0 के बराबर हो। कहने का सेंस कि कोई भी सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे, ये कितना हो जाए, ये या तो ये 1 रहे और या तो ये 0 रहे। अगर x इक्वल टू वाई है तो ये 1 रहे और x इक्वल टू वाई है तो ये 1 रहेगा, और x अगर y के बराबर नहीं है तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं तो उस सेट को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो वो ऑर्थोगोनल भी होगा और सभी एलिमेंट्स यूनिट नॉर्म के होंगे, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो भी ट्रू हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑप्शन सी में M इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो M होगा, अगर कोई भी ऑर्थोनॉर्मल है, इवन ऑर्थोगोनल सेट है, कोई भी ऑर्थोगोनल सेट भी है, अगर उसमें 0 एलिमेंट नहीं है या 0 वेक्टर नहीं है, तो उस केस में वो ऑर्थोगोनल सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। और ऑर्थोनॉर्मल सेट में 0 वेक्टर हो नहीं सकता क्योंकि 0 का नॉर्म 1 नहीं होगा। तो इसलिए जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट रहता है। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। M इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगी। ये प्रूफ करना कि M इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये बहुत ही आसान है। सपोज़ करिए कि हम इसका कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर ले रहे हैं, xn ले रहे हैं, और इसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसेट है M का। तो हम ये दिखा सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट सबसेट, इन पर्टिकुलर S, ये जो हमने डिज़ाइन किया है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है अगर M क्या हो, ऑर्थो नॉर्मल हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो ये हो जाएगा समेशन अल्फ़ा आई एक्स आई इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 0। और हमें क्या दिखाना है कि ये अगर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है 0 वेक्टर के बराबर है, तो इसका मीनिंग है कि हर एक स्केलर 0 होना चाहिए। अब इस वेक्टर का अगर हम अल्फ़ा आई के साथ में इनर प्रोडक्ट कर दें, समेशन अल्फ़ा आई एक्स आई इक्वल टू 1 टू n, इसका हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं एक्स आई के साथ में, तब ये कितना हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन की प्रॉपर्टी से और इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ये सिर्फ बचेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा आई एक्स आई विथ एक्स आई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा आई बाहर हो जाएगा और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई विद एक्स आई हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा आई टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स आई स्क्वायर, और चूँकि ये यूनिट वेक्टर के होंगे तो ये अल्फ़ा आई के बराबर हो जाएगा। और ये जो हमारा इनर प्रोडक्ट था, इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर निकाली, ये अल्फ़ा आई के बराबर है। और चूँकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो वेक्टर था ये 0 वेक्टर के बराबर था,
यानी कि ये किसके बराबर है, इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर विद एक्स के बराबर है, और इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर विद एक्स ये हमेशा जीरो रहता है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि अल्फ़ा आई इक्वल टू ज़ीरो हो गया, यानी कि जो सेट एस था ये आई यहाँ पर आर्बिट्रेरी है, आई हमने जो यहाँ पर एक्स आई से इनर प्रोडक्ट लिया है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी फिक्स नंबर है 1 to n के बीच में कुछ भी हो सकता है इंडेक्स। तो हमने देखा कि हर एक अल्फ़ा आई ये क्या हो रहा है, ऐसे ही दिखा सकते हैं, हर एक अल्फ़ा आई ज़ीरो हो जाएगा, हर एक स्केलर यहाँ पर जो लीनियर कॉम्बिनेशन में है ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि m लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्थोनॉर्मल इन R3। R3 में जो इनर प्रोडक्ट होता है, यूजुअल इनर प्रोडक्ट होता है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है वहाँ पर, और वो क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 और प्लस x3 y3 होता है, जहाँ पर x वेक्टर x1 x2 x3 है और y वेक्टर y1 y2 y3 है। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्थोनॉर्मल सेट में कभी भी ज़ीरो वेक्टर नहीं आ सकता है, और इससे जो जनरेटेड नॉर्म रहेगा वो क्या होता है, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑप्शन सी में जो ये वेक्टर दिया है, इसका नॉर्म लेंगे तो ये एक्चुअली यूनिट नॉर्म नहीं आएगा। ऐसे ही जो ऑप्शन डी में तीनों वेक्टर हैं, उनमें से कोई भी लेंगे तो वो कभी भी यूनिट नॉर्म का नहीं हो सकता है, इसलिए ना ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है ना ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेक्टर का नॉर्म लेंगे तो इस वेक्टर को अगर हम x से रिप्रेजेंट करें तो इसका नॉर्म कितना हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये 1 के बराबर नहीं है। जबकि ऑर्थोनॉर्मल सेट का हर एक एलिमेंट यूनिट नॉर्म का होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी ऑप्शन बी में जो वेक्टर है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये आर्थोगोनल भी हैं तीनों वेक्टर एक दूसरे के, और सभी यूनिट नॉर्म के हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस R3 विद यूजुअल इनर प्रोडक्ट, जो भी हमने मेंशन किया था। लेट दिस वेक्टर एंड Z इज एन आर्थोनॉर्मल सेट, ये दिया हुआ है आर्थोनॉर्मल सेट, देन व्हाट विल बी Z हमें। तो एक रास्ता है कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करिए। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं सभी यूनिट नॉर्म हैं, तो ऐसे हम डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे। अगर इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसका नॉर्म 1 नहीं होता तो हम सिंपली चौथा जो ऑप्शन रहता है वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सभी ए बी सी डी में जो भी वेक्टर दिए हैं सभी यूनिट नॉर्म के हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर इन दोनों के आर्थोगोनल है। अगर हम 1 0 0 को वेक्टर x से नाम दें और ये जो सेकेंड वेक्टर है इसको y से नाम दें, तो हम सिंपली चेक कर सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में जो वेक्टर दिया है ये z, उसके लिए x और z का जो इनर प्रोडक्ट है वो एक्चुअली 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही y इंटू जो z है उसका इनर प्रोडक्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी राइट चॉइस ए हो सकती है। और ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी में भी जो वेक्टर दिया है वो भी एक्चुअली इन दोनों वेक्टर एक्स और वाई के आर्थोगोनल वेक्टर है और यूनिट नॉर्म का है। इसलिए जेड की 2 चॉइस हो सकती है, या तो ए या तो डी, दोनों हो सकती हैं। और दूसरा तरीका हम जानते हैं ज्योमेट्री से कि अगर 2 वेक्टर दिए हुए हैं एक्स वाई तो उसके आर्थोनॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, वो आता है क्रॉस। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर z क्या हो सकता है, z इक्वल टू हो जाएगा i j k और 1 0 0 और 0 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, ये जो वैल्यू आएगी। और ये कितना हो जाएगा, i का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और प्लस j बाई रूट 2 और प्लस k
बाई रूट टू, यानी कि जो जेड वेक्टर है वो हो जाएगा 0, 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू। ठीक है, ये तो एक आ गया हमारा जेड इक्वल टू 0, 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू, ये वेक्टर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन डी में दिया है जो वेक्टर, एक्चुअली वो भी यूनिट वेक्टर है और ऑर्थोगोनल है एक्स वाई के, इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर m कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ठीक है, m अगर कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है और हम एक दूसरा सेट बना लें n इक्वल टू जस्ट हम डिफाइन कर रहे हैं माइनस वाई, जहाँ पर y बिलोंग कर रहा है m में, या तो इनमें से सारे वेक्टर्स को हमने नेगेटिव ले लिया है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और या तो कुछ वेक्टर को ही y बिलोंग्स टू m, चाहे ये सभी वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से का स्केलर प्रोडक्ट ले लीजिए सभी वेक्टर में, और चाहे तो कुछ वेक्टर में ले लीजिए, जो भी नया सेट आएगा वो भी एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल सेट ही रहेगा हमेशा। तो अगर यहाँ पर हम एक जेड निकाल लिए हैं, जेड हमें एक मिल गया है, ये जेड था, तो अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी वो एक्स वाई के ऑर्थोगोनल बना रहेगा और वो यूनिट नॉर्म का ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए और डी यहाँ पर दोनों सही होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। दो वेक्टर हैं, अगर वो दोनों क्या हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हैं, तो उस केस में उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई विथ x माइनस वाई, ये बाय डेफिनेशन है जो इंड्यूस्ड नॉर्म होता है इनर प्रोडक्ट में, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, x का x के साथ में इनर प्रोडक्ट और प्लस y का y के साथ में इनर प्रोडक्ट और प्लस x का माइनस y के साथ में इनर प्रोडक्ट प्लस माइनस y का x के साथ में इनर प्रोडक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो यूनिट नॉर्म है, यानी कि नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर हो जाएगा, और चूँकि x और y दोनों क्या है, जो x और y है वो आर्थो नॉर्मल है, यानी कि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो +0 और +0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और इसलिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ये कितना हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस है, ट्रिवियल है। क्या कह रहा है इसमें कि m कोई सब स्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस x का, तो व्हाट विल बी द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रिवियल स्पेस 0। तो ये ऑब्वियस है, 0 वेक्टर के कोई भी वेक्टर होगा वो 0 के हमेशा ऑर्थोगोनल होता है, इसलिए जो 0 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा का पूरा x के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इनफैक्ट ये दोनों होल्ड करता है, x का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो 0 वेक्टर हो जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कह रहा है कि ई के कोई ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस x में, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x द बेसल इनइक्वालिटी इज़। तो बेसल ने प्रूव किया था कि अगर कोई हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस या सेट दिया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर सीक्वेंस कहने का मतलब है इसमें जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है उसमें सिर्फ काउंटेबली मैनी का एलिमेंट है या ये डिन्यूमरेबल सेट है। तो उन्होंने ये प्रूफ किया था कि अगर ये हमारा ई के ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, यहाँ पर इस केस के लिए ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है, k > 1 ये ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, और x कोई भी वेक्टर हो, x कोई भी वेक्टर हो, तो जो नॉर्म ऑफ x है इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज > समेशन k = 1 to infinity mod ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद ई के
के स्क्वायर से ग्रेटर और इक्वल होगा। ये जो इनइक्वलिटी है इसको हम बोलते हैं बेशेल इनइक्वलिटी। ये बताता है कि अगर हम ये एक्चुअली x का जब हम इनर प्रोडक्ट EK से लेते हैं तो जो x का जो EKth कंपोनेंट होगा वो मिलेगा, और उसका अगर ऐसे ही सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करके फिर हम सम लें तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू उस वेक्टर के स्क्वायर के उस वेक्टर के नॉर्म के स्क्वायर के बराबर एटमोस्ट हो सकता है या छोटा रहेगा। तो ये बेसल इनइक्वलिटी है, बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट है, और कुछ केसेस में ये इक्वलिटी में चेंज हो जाती है। और वो इक्वलिटी में चेंज कब होता है, जब ये ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो एक्चुअली कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस दिया हो, तो उस केस में ये जो इनइक्वलिटी है ये एक्चुअली इक्वलिटी में चेंज हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज़ यहाँ से निकलती है। तो जस्ट डायरेक्ट आप रिज़ल्ट यूज़ करिए कि बेसल इनइक्वलिटी क्या है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि जो कंपोनेंट है उनका स्क्वायर आप करेंगे और फिर सम करेंगे तो हमेशा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रहा हो, और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।